नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटना के चांदपुर बेला में हैं और यहाँ हम आपको एक व्यक्ति जो पूर्व सांसद प्रत्याशी पटना साहिब हैं, नाम है उनका डॉक्टर राकेश दत्त मिश्रा जी, इनसे मिलाएंगे और इनसे बिहार के वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बातों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार श्यामल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने हमें फिर से अपने चैनल पर समय दिया। सर, राजनीतिक कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता में क्या अंतर? बहुत बड़ा अंतर होता है। सामाजिक कार्यकर्ता कभी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बन सकता है। जो पॉलिटिशियन हैं वो कभी भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बन सकते, वो समाज सेवी नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपनी सेवा में लिप्त होते हैं। सभी राजनीतिक दल के लोग जो चुनाव लड़ते हैं वो सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, अपने परिवार के लिए लड़ते हैं। मैंने 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़ा था पटना साहिब से, तो मैंने सभी जनता से अपील की थी कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं। लेकिन जनता बिहार की या कहीं की भी सिर्फ उन्हें वोट देती है जिनको लगता है कि धन पशु हैं, हम उनको देंगे तो उनसे लाभ मिलेगा। जबकि जनता को जानना चाहिए कि वोट उसी को देना चाहिए जो हमारे बीच का हो, जो हमारी सुनता हो। हम आज जिन्हें भी लोग जिताकर संसद में या फिर विधानसभा में भेजते हैं, जीतने के बाद वो लोग आपका सुनते भी नहीं है, मिलते भी नहीं हैं। आप अगर मिलने जाइएगा तो आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसे लगता है कि आप मनुष्य नहीं, एक जानवर हैं। तो क्या ऐसे लोगों को चुनाव में वोट देना चाहिए? जनता यहाँ दोषी है। जनता चुनाव के वक्त अपनी जाति ढूंढता है, जनता योग्यता नहीं देखता, दल देखता है। अगर जनता योग्यता देखती तो कोई अंगूठा छाप मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, 7वां 8वां पास उप मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। तो ये विडंबना है बिहार की। और बिहार से ज़्यादा उर्वरा किसी राज्य के पास नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, पूरे भारत में कहीं भी आप चले जाइए, हर जगह बॉटम लाइन में भी बिहारी है और टॉप लाइन में भी बिहारी है। बिहार एक ऐसी भूमि है जिसमें बिहारियों को गौरवान्वित होता है। बिहार शिक्षा की भूमि रही है। एक समय था जो बिहार संपूर्ण भारतवर्ष पे राज कर रहा था। वो भारत आज का खंडित भारत नहीं, अखंड भारत। जब पुष्यमित्र शुंग का शासन था तो साउथ कोरिया तक मगध साम्राज्य था। लेकिन आज बिहारी कहने पे गाली समझ आ जाता है। तो ये इसके जिम्मेवार कौन है? एक समय बिहार था जब भारत के जीडीपी का लगभग 45% बिहार का हिस्सेदारी हुआ करता था। जिस समय पूरे भारत में कहीं फैक्ट्रियां नहीं थी, उस समय हमारे पूज्य डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने यहाँ फैक्ट्रियों का जाल बिछा दिया था। और दुर्भाग्य कहिए, 90 के दशक में आते आते सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई और जो शिक्षा का केंद्र था बिहार में, स्कूलें, जो अच्छी अच्छी स्कूलें थीं, उनके बदले चरवाहा विद्यालय चलने लगा। तो आपकी 90 के दशक के बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में आए, उनकी मंशा रही कि शिक्षा के स्तर को समाप्त कर दें। जब आप शिक्षित नहीं होंगे तो प्रश्न नहीं पूछेंगे। जो शिक्षित होगा वो प्रश्न पूछेगा, और इन नेताओं को प्रश्न पूछने से डर लगता है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि कोई हमसे प्रश्न पूछे। और हम लोग आराम से एक भी नेता को बताइए, जो 90 के बाद के जितने भी नेता हैं उन्हें देखिए, जो कभी फटे हुए स्कूटर से चलता था, आज अरबों अरब का संपत्ति कहाँ से आ गया? वो नैतिक संपत्ति है। जो कभी लोग सर्वेंट क्वार्टर में दिन गुजारते थे, आज अरबों के संपत्ति के मालिक हो गए। केवल वही नहीं, उनके सारे परिवार के लोग अरबों के मालिक हो गए। वो कहाँ से पैसा आया? वो पब्लिक का पैसा था। जनता प्रश्न नहीं पूछती है
इसके कारण से ऐसा होता है। अगर जनता प्रश्न पूछने लगे तो इन नेताओं का कुछ नहीं चलेगा। आज अभी हाल में देखिए, वर्तमान सरकार अपने आप को कहती है कि हम समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचते हैं, लेकिन 40% सांसदों का वेतन बढ़ गया। और किसने पूछा? क्या किसी जनता ने कहा कि तुम अपना वेतन बढ़ा लो? एक समय था, 90 के पहले की बात कीजिए, सांसदों का वेतन 25 से 30 हज़ार हुआ करता था, और आज 3 साढ़े 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, और उस पर भी उनको टैक्स नहीं देना है। ये कौन सा व्यवस्था है भाई? क्या भारत में ऐसी व्यवस्था? आप अपने आप को विकसित नहीं बना पाए हैं, और अविकसित देश में कुछ लोगों के बीच में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, भारत के जीडीपी का 45% अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है जो इन नेताओं के ऊपर खर्च हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? और वर्तमान सरकार ने एक ऐसी परिपाटी शुरू कर दी। 14 के चुनाव में मैंने आकलन किया था, रथ से जो प्रचार हुआ था, उस रथ में करीब करीब 45 अरब रुपए का खर्च हुआ था। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुई उसमें वो बढ़कर 150 अरब हो चुका। तो इतना पैसा जो खर्च करके चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, तो वो तो बिजनेस कर रहा है। ये जनता को सोचना नहीं है कि अगर 100 रुपये कोई अपने लिए खर्च कर रहा है, वो क्यों खर्च करेगा। इस बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था, लोगों ने कहा कि आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उनसे यही कहा था कि भाई मैं तुम्हारी एडवोकेसी के लिए वहाँ जा रहा हूँ, और जब मैं वकालत करता हूँ तो फीस लेता हूँ, न कि फीस देता हूँ। तो आपके वकालत के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे फीस चाहिए। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ना अपने बच्चों के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं आपके लिए चुनाव लड़ने जाता हूँ, आपके एडवोकेसी के लिए जा रहा हूँ। तो पैसा मैं क्यों लगाऊंगा भाई? अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मैं भी भ्रष्ट होऊंगा, और भ्रष्टाचार के पैसा से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो भ्रष्टाचार करेंगे, जो जनता के साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक एनजीओ और फाउंडेशन भी चला रहे हैं। पटना महानगर निगम के जो क्षेत्र हैं, पटना नगर निगम के जो क्षेत्र हैं, उसमें लगभग 200 मलिन बस्तियां हैं सर जी। इन मलिन बस्तियों में जो सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, उन सुविधाओं का घोर अभाव है। और पिछले 20 वर्षों से बिहार में विकास का बयार बह रहा है, बयार भी नहीं कहें, तूफान बह रहा है। उसके बावजूद उन दलित बस्तियों में, उन मलिन बस्तियों में विकास नहीं हुआ। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार में विकास जो हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास का मतलब होता है कि आपकी कमीशन बढ़ जाएगी। विकास बिहार का नहीं हुआ, बिहार के नेताओं का हुआ। आपको हमने पहले भी कहा ना कि फटे हुए स्कूटर से चलने वाले व्यक्ति आज अरबों के मालिक बन गए। तो कहाँ से हुआ था ये विकास? उनका हुआ, जनता का नहीं हुआ। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हो रहा है वो घोटाले का बहुत एक्चुअली है क्या कि इसके पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो जानवरों के बीच में रहते थे, तो उन्होंने चारे का घोटाला किया। आज के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो इंजीनियर हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन में घोटाला कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल दिख रहा है, क्योंकि उनमें नेताओं की कमाई अच्छी होगी। आप एक चीज़ देखते होंगे, जब भी चुनाव आता है तो सड़कें बनती है। क्यों? चुनाव का खर्च कैसे निकलेगा? उन सड़कों से ही तो निकलेगा। मैं लगातार हर एक सप्ताह में कहीं ना कहीं हेल्थ कैंप करता हूं, और लगभग आप जिस मलिन बस्ती की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं बस्तियों में जाकर कैंप करता हूं, और मैंने स्थिति देखी है। क्या स्थिति है उन लोगों की? केवल उन्हें क्या, सभी जनता को नेता लोग समझते हैं एक वोट देने की मशीन। आप हमको वोट दीजिए, हम अपना घर परिवार अच्छा करें, आप जहन्नुम में जाएं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मलिन बस्ती जो नगर निगम के अधीन है, पहले जैसा जानकारी है, सुनते थे कि पटना नगर निगम जब पटना कॉरपोरेशन हुआ करता था तो वो शिक्षा के लिए उसके हाथ में व्यवस्था थी।
जितने भी कॉरपोरेशन के विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, आज वो विद्यालय कहीं दिखती नहीं है। साथ ही जो नए आंगनबाड़ियों की व्यवस्था की गई महादलित, ये मलिन बस्तियों में, उन मलिन बस्तियों में आंगनबाड़ी केवल और केवल कागज़ पर चलता है। और कल हम कहीं थे, वो वहाँ पे चर्चा जब हो रहा था ऑफ कैमरा, तो एक व्यक्ति कह रहे थे कि आंगनबाड़ी में जो हेड है CDPO, उसको प्रति आंगनबाड़ी कुछ पैसे महीने बंधे हैं और आंगनबाड़ी चले ना चले कोई मतलब नहीं। इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं, पैसे की जो खुली लूट है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, पहले जो ये सामाजिक कार्य करने का दायित्व होता था वो NGO के पास होता था। NGO ये सब कार्य को करती थी और उसमें चेक पॉइंट होता था। लेकिन आज ये लोग जो है, अफसरशाही इतनी बढ़ गई है, आप कहीं भी जाइए, अफसर लोग हर चीज़ के लिए लूट का एक धंधा बना दिए हैं। बिहार में 2004 के बाद जो नेताओं के हाथ में जो लूट का था, वो हटकर अब अफसरों के हाथ में चला गया, जिसके कारण अफसरशाही बेलगाम हो गया। पहले आप किसी थाने में जाकर FIR करवाते थे, थाना इंचार्ज की हिम्मत नहीं होती थी कि वो FIR न करे। लेकिन जब से वर्तमान सरकार चल रही है, अफसरशाही इतनी बढ़ गई कि थाने में जाइए तो बिना पैसे का आप FIR नहीं करवा सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का हालत है, आंगनवाड़ी पे मैंने कुछ रिपोर्ट भी बनाई थी, हमने अपने पत्रिका में पब्लिश भी किया था। आंगनवाड़ी लूट का अड्डा बन चुका है। यहाँ बच्चे का विकास नहीं, उसके संचालक का विकास होता है, CDPO का विकास होता है। ये स्थिति है यहाँ। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए, और जनता की स्थिति ये है कि जनता ये मान के चलती है कि मुझे इससे क्या, लूट रहा है उससे मुझे इससे क्या। तो जब तक जनता इस पे जागृत नहीं होगी, अपना अधिकार नहीं समझेगी, तब तक ये लूट का धंधा नहीं बंद होगा। सर, पटना में एक कस्तूरबा गांधी नगर में मलिन बस्ती है, लगभग 50,000 की संख्या वहाँ निवास करती। उसमें जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वह भी नशाखोरी के शिकार हो गए। नशाखोरी के वजह से चोरी चकारी और भी घटनाएं आए दिन घटती रहती है। इस तरह के लगभग जो मलिन बस्तियां हैं उसमें होती है, और जिसके वजह से आप आए दिन सड़कों पर देखते हैं कि कहीं चैन छीना जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और मर्डर वगैरह भी हो रहे हैं। तो बिहार में जो सुशासन के ढोल हैं, उसमें कितने पोल हैं? श्यामल जी, केवल आप मलिन बस्ती की बात न करें, इसमें जो बच्चों के बीच में आज ड्रग एडिक्ट जो बच्चे हो रहे हैं, उसमें केवल मलिन बस्ती ही नहीं, हर क्षेत्र के हैं। मैंने कुछ लगभग 1 महीने पहले DGP साहब को पत्र भी लिखा था कि प्रत्येक मोहल्ले में आप कहीं भी चले जाइए, सभी जगह बच्चे लोग ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जो कि युवाओं को कमज़ोर कर उन्हें बर्बाद करने का एक तरीका चलाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन पूर्णतः नाकाम है, इसमें वो कोई एक्शन नहीं लेता। मुझे तो लगता है कि जिस क्षेत्र में ड्रग का कारोबार होता है, वहाँ के थानेदारों की जांच ज़रूरी है कि वो कितने मालामाल हुए हैं, क्योंकि बिना प्रशासन के मिलीभगत के कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं हो सकते हैं। बिहार मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ कृषि, बिना किसान के विकास का, बिहार का विकास होना कितना संभव है? बिहार में जो किसानों की स्थिति है, आपने कभी जाकर देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं मुझे, लेकिन जो किसानों की स्थिति बिहार में है वो बद से बदतर है। जहाँ आप साउथ में जाइए, साउथ में एक ही खेत से एक समय में 3 से ज़्यादा फसलें उगाई जाती है, लेकिन हम लोग एक फसल भी सही से नहीं उगा पाते हैं।
चूँकि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती नहीं कर रहे हैं, आज के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, अभी भी पुराने स्तर पे खेती कर रहे हैं। और जब तक कृषि को व्यवसाय का दर्जा नहीं दिया जाएगा, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। आप कैलकुलेशन कीजिए, 1 किलो चावल उपजाने में कितना कॉस्ट आता है और क्या उसको लागत मूल्य मिलती है? किसानों की फसलें जो होती है वो बिचौलिया खा जाता है, किसानों तक पैसे नहीं आते हैं। अभी हमने हाल में आपका इधर पहाड़ी के पास कुछ खेत में मैंने देखा 2 रुपये 4 रुपये किलो टमाटर वहाँ से लिया जा रहा है और मार्केट में कितने में आ रहा है? 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये तक जा रहा है। तो क्या ये 8 रुपये का जो फासला है वो किसानों तक पहुंचता है? तो एक सिस्टम ऐसी चाहिए। मैंने पहले भी भारत सरकार को भी पत्र दिया था, मैंने कहा था कि प्रॉफिट का मार्जिन सेट कीजिए, प्रत्येक जगह में एक प्रॉफिट का मार्जिन सेट होना चाहिए कि मेरी लागत इतनी है तो इतना % हमको प्रॉफिट चाहिए, कम से कम 10% प्रॉफिट सभी में चाहिए। 1 किलो चावल उपजाने में आप खर्च जोड़ लीजिए, आप 1 बोतल पानी पीते हैं खरीदते हैं तो 10 रुपये का होता है कम से कम। 1 किलो चावल उपजाने में कितना बोतल पानी लगता है? क्या लागत आ रही है उतनी? तो जो कॉस्ट आ रहा है, किसानों को भी कॉस्ट के अनुरूप उसके प्रॉफिट का निर्धारण करना चाहिए और तब उसको दिया जाए। तो देखिए फिर बिहार कहाँ पहुँचेगा। बिहार में स्कोप की कमी नहीं है। आपके यहाँ के युवा, आखिर क्या कारण है कि यहाँ के युवा जाते हैं तो IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं और बिहार में बेचारे बेकार हो जाते हैं? यहाँ किसानों की स्थिति दयनीय है, व्यवसायियों की स्थिति दयनीय है, व्यवसाय का भी स्थिति उतना अच्छा नहीं है बिहार में। आपके पास कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है, बड़ी, और जितने भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं वो भी एक लूट का अड्डा बन चुका है। प्राइवेट विद्यालय लीजिए, प्राइवेट अस्पताल लीजिए, ये लूट का धंधा है यहाँ। आप प्राइवेट अस्पताल को लूट के अड्डा बताते हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने मेदांता का जब सरकारी ज़मीन को प्राइवेट को दे दिया, मेदांता को जब वो उद्घाटन कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि यह मेरे सपनों का अस्पताल है। जब माननीय मुख्यमंत्री का सपना का अस्पताल प्राइवेट है तो फिर वह लूट का अड्डा कैसे? देखिए मेरे पास कई रिकॉर्ड है। एक पटना का अस्पताल है जिसमें मरे हुए व्यक्ति का 3 दिन तक इलाज होता है और उससे 6 लाख रुपए ऐंठने का प्रयास किया जाता है। 2016 की एक घटना है, पटना का एक बड़ा अस्पताल है। चूँकि नाम लूँगा तो उसका प्रचार होगा, इसलिए मैं नाम उसका लेने वाला नहीं हूँ। उस अस्पताल में हमारे कार्यकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी वेंटिलेटर पे उनको जीवित दिखाया जा रहा था। 3 दिनों तक ऐसा चला। चौथे दिन उसने मुझे कहा, जब मैं वहाँ गया तो मेरी डॉक्टरों से भी झड़प हो गई। अंदर जाकर मैंने देखा कि पूरी बॉडी तो ठंडी है। मुझे लगा कि 3-4 दिन पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है। जब हंगामा हुआ तब जाकर उनकी लाश को बाहर किया गया और पैसे वापस किए गए। तो ये सब यहाँ का खेल सभी प्राइवेट अस्पतालों में चलता है। आज जो भारत का एक बहुत प्रधानमंत्री जी बहुत शान से कहते हैं कि मैं आयुष्मान भारत का लाभ दे रहा हूँ और आयुष्मान भारत एक लूट का धंधा बन गया है। आप दूसरे को क्या कहें। एक बार बीमा का एक अस्पताल ने हमारे जो पत्रकार बीमा कार्ड होता है उस पे क्लेम किया था और सौभाग्य की बात कही कि उस दिन मैं गवर्नर साहब के साथ उनका ही इंटरव्यू ले रहा था। उस टाइम मेरा मैसेज आया कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ये मेरी कामना है। मैंने कहा कि मैं बीमार कब था भाई। जब देखे तो उसमें लिखा कि 3 लाख का बिल बन रहा है।
हमने तुरंत फ़ोन किया कि मैं कब भर्ती हो गया कि 3 लाख का बिल दे रहे हो। उसको जब मैंने बताया कि मैं पत्रकारिता के साथ साथ वकालत पेशे से भी हूँ और तुम पे तुरंत एक्शन लूँगा, तो फिर वापस सारा कुछ ख़त्म हुआ। तो ये तो लूट का धंधा है यहाँ। सर 1934-35 के समय में बिहार स्वतंत्र बिहार नहीं था, बंगाल के साथ था। बंगाल से बिहार को अलग करने में जिस महापुरुष ने अपना अहम भूमिका निभाया, आज वह गुमनामी में हैं। उन मर भी गए वो, लेकिन आज उनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जबकि उनको सम्मान मिलना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत में एक बहुत बड़ा कहिए तो एक ऐसी साजिश चली, जो देश के लिए मरा और देश के लिए लड़ा वो गुमनाम रहा, और जिसने अंग्रेज़ों की दलाली की वो सत्ता सुख भोग रहा है। जितने भी अंग्रेज़ों के दलाल थे वो सत्ता के केंद्र में चले गए, और जो भी राष्ट्रभक्त थे वो या तो फांसी पे चले गए या फिर काला पानी में चले गए। उन्हें अपमानित किया जाता है। एक व्यक्ति जो 20 साल तक कठोर यातना झेला वो राष्ट्रद्रोही हो गया, और एक जो अंग्रेज़ों का दलाली किया उसकी गाड़ी में घुमा वो राष्ट्रपिता बन गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सर, आपका जहाँ इशारा है उनके बारे में कुछ बोलना भी बहुत मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो आप उनकी एक की बात करते हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ वह 3 भाई थे। तीनों भाई को अंडमान निकोबार के जो जेल थे, काला पानी का सज़ा उन्होंने काटा था। तो ऐसे कई महापुरुष थे, बिहार में भी कई ऐसे महापुरुष थे, महामानव थे, जिनका आज ब्रिटिश के ख़िलाफ़ की जो लड़ाई में उनका योगदान रहा उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। वो सब के सब गुमनाम हो गए और उनको वह मिलता भी नहीं है। वो जो क्या बोलते स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलते, ना उनके परिवार को मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहें या जो संपूर्ण क्रांति के नाम पर जो क्रांति हुआ और उस क्रांति में जो भी जेपी के लोग रहे, जेपी के अनुयायी रहे, आज वह हर मंच से जो सत्ता में हैं वो तो मलाई खा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जो सत्ता से परे रह गए वह हर जगह यह मुद्दा उठाते हैं कि जेपी के अनुयायियों को प्रति माह 50,000 रुपया मिले और उनके एक उत्तराधिकारी को सरकारी नौकरी मिले। क्या क्रांति पैसों के लिए होती है या फिर क्रांति बदलाव के लिए? देखिए श्यामल जी, भारत में हम तो कहेंगे दुर्भाग्य की बात है, यहाँ 2 आंदोलन की चर्चाएं होती है, सभी लोग करते हैं। मैं तो कहूँगा कि दोनों आंदोलन बिल्कुल ही फ्लॉप रहा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। एक आंदोलन गांधी का आंदोलन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ, क्या मिला उससे? आप स्वतंत्र तो नहीं हुए, आज भी आपके अंदर अंग्रेजियत घर कर गई, सारे लोग बिना अंग्रेजी के चल नहीं सकते हैं, तो ये कौन सी आपको स्वतंत्रता मिली? और दूसरा आंदोलन जयप्रकाश जी ने किया था परिवारवाद के खिलाफ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनके जितने भी चेले हुए वो सभी परिवारवाद में लिप्त हैं। उनके जितने भी चेले रहें उनका ही बेटा सत्ता सुख में जाएगा। क्या जेपी ने इसके लिए आंदोलन किया था? एक तरफ आप कहते हैं कि गांधी के आंदोलन से लाभ नहीं हुआ, दूसरे तरफ कुछ लोग यह कहते हैं कि खरग न ढाल और वह देश को करा दिया आज़ाद। तो सर, जो आदमी चरखा चला करके, पैदल चल करके, आधा धोती पहन करके देश को आज़ादी दिलाई, आप उसके बारे में कुछ और बोलते हैं, पर जनता कुछ और जानती है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमें एक चीज़ बताइए, जो व्यक्ति सेना में रहता है, सेना में कौन जाता है? जो उस देश का वफादार होगा। तो सेना के सर्जेंट मेजर अचानक से प्रकट होता है किसी आंदोलन में, किसी देश के आंदोलन में,
उसके बाद वो पूरे के पूरा आंदोलन को हाईजैक कर लेता है। जितने क्रांतिकारी होते हैं वो जेल चले जाते हैं। अगर चरखे से आज़ादी मिली थी तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्या कर रहे थे? बिस्मिल क्या कर रहे थे? चंद्रशेखर आज़ाद क्या कर रहे थे? क्यों फांसी दी गई उनको? चरखा ही चलता, और चरखे से ही सब कुछ होता तो बॉर्डर पे हमारे इतने सैनिकों की आवश्यकता क्या है? चरखा भेज दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। दुष्टों को दुष्टों की भाषा में अगर जवाब न देंगे तो दुष्टता कम नहीं होगी। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई मारे और आप बर्दाश्त करके रहिए, उसके बाद वो छोड़ देगा, वो कहेगा कि और मारो इसको। ये मार खाने के लिए पैदा लिया है। अगर आप हिंसा का प्रतिकार नहीं करेंगे, देखिए यही अहिंसा अहिंसा कहकर आज बंगाल जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, देश जल रहा है। अगर बंटवारा किया गया था तो ये दुष्टता नहीं तो क्या थी कि यहाँ भी तुम ही रहो, वहाँ भी तुम रहो, तो बंटवारा किस बात का? अगर हिंदू और मुसलमान में एकता संभव थी तो फिर बंटवारा क्यों हुआ था और किस दुष्ट ने किया था? तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप आंदोलन कहेंगे? ये आंदोलन नहीं था। उस व्यक्ति ने भारत के साथ धोखा किया है। वो पाकिस्तान का राष्ट्रपिता हो सकता है, भारत का नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान श्री राम ने जन्म लिया, भगवान परशुराम ने जन्म लिया, उसका कोई राष्ट्रपिता हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। हमारे महापुरुषों की संख्या बहुत बड़ी है। आप सतयुग से आइए, भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त किया, और उनका कोई पिता हो सकता है क्या? भगवान श्री राम जिन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने नीति स्थापित किया, और उनके बाद कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति को कि पिता हो गया। ये सरासर दुष्टता है। तो इस प्रकार से भारत की जनता को लोगों ने मूर्ख बनाया है। ये व्यक्ति कभी भी जनता के लिए नहीं था। आपको अंग्रेजियत कायम कर दिया आपके ऊपर। आप जाइए कहीं बिना अंग्रेजी का काम कीजिए। तो क्या आज भारत में हिंदी, संस्कृत की भाषा का सम्मान हो रहा है? आपकी अपनी नीति है क्या? आज भी कोर्ट में आपका 1860 का बनाया हुआ कानून चलता है। आज भी आप आईपीसी और सीआरपीसी की बात करते हैं। आज भी इनकम टैक्स जो है और पुलिस, ये दोनों अंग्रेज़ों का लाया हुआ था, उसके मारे हुए हैं। भारत में कभी भी पुलिस प्रशासन नहीं चलता था। राजा सेना रखता था, पुलिस नहीं रखती थी। और पुलिस का कंसेप्ट अंग्रेज़ों ने इसलिए लाया कि अपनी सुरक्षा कर सकें। और आज वही पुलिस जनता की नहीं, नेताओं की सुरक्षा कर रहा है। जनता के लिए एक पुलिस और नेताओं के लिए 10-10 पुलिस। तो ये सब जो है वो गुलामी का प्रतीक है। आप स्वतंत्र नहीं हुए हैं। आप पे आज भी ब्रिटिशों का कानून चल रहा है। लेकिन चूंकि जनता इससे अनभिज्ञ है, जनता को पता नहीं है, और जनता को लगता है कि मुझे इससे क्या, मेरा तो काम चल ही रहा है। नेताओं को भी लगता है कि मेरा काम बन रहा है, भाड़ में जाए जनता। तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जनता को स्वाभिमानी होना पड़ेगा और जनता को समझना पड़ेगा कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्रद्रोही है। भारत में जो 1947 के पहले आज़ादी का आंदोलन हुआ, उसमें एक आंदोलनकारी हुआ करते थे, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां के बारे में आपकी क्या राय? देखिए, एक घटना का जिक्र मैं करूँगा आपसे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वो मित्र हुआ करते थे, अशफाक उल्लाह खां। जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि अंग्रेज़ अगर मुझे फांसी पे चढ़ा देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं फिर वापस आऊँगा और भारत माता को स्वतंत्र करवा लूँगा। जिस पे अशफाक उल्लाह खां ने कहा था कि पंडित तुम तो वापस आ जाओगे, लेकिन मेरा धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं भी माँ के लिए वापस आ जाऊँ। ये था उनका चरित्र। लेकिन दुर्भाग्य की बात कीजिए कि भारत में जो आज सो कॉल्ड मुस्लिम अपने को कहता है, दरअसल वो तो पहला बात कि वो मुसलमान है ही नहीं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई भी मुसलमान नहीं है। वो सब के सब कन्वर्टेड हैं, डर से मुस्लिम बने हैं। और वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो, उन्हें अगर वो मक्का में जाते हैं तो आज भी वो लिखते हैं हिंदू।
वहाँ जाने के बाद उनको सच्चाई पता चलती है कि हम तो भारत में रहकर मुसलमान बने हुए हैं, यहाँ आते हैं तो हिंदू बन जाते हैं। अशफाक उल्लाह खां या फिर APJ अब्दुल कलाम, ये सब जो व्यक्ति रहे हैं वो सम्माननीय हैं। मैं तो सबसे कहता हूँ कि अगर आपकी आस्था भारत के प्रति है तो आपका सम्मान होना चाहिए, लेकिन 99.9% मुसलमानों के अंदर भारत के प्रति आस्था नहीं है। मुसलमान किसी देश का नागरिक नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है। आपने अशफाक उल्लाह खां के बारे में जो कहा और उनसे जुड़े जो उनके समाज के लोग हैं उसके बारे में जो आपका राय है, बेहतर है आप अशफाक उल्लाह खां, APJ अब्दुल कलाम या सीमांत गांधी जैसे जो लोग थे, उनके जो आज वंशज हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने आप को पहचाने और वो माने कि अगर भारत में है तभी सुरक्षित हैं। अगर भारत के बाहर चले जाएंगे तो जो हालत आज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया में हो रहा है वो उनका वहाँ भी होगा। क्योंकि एकमात्र भारत की संस्कृति है जो हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, सभी लोग परिवार के अंग हैं, पूरा विश्व हमारा है और हम लोग सभी लोग एक ही परमपिता परमेश्वर के वंशज हैं। और बाकी धर्मों के लोग कहते हैं कि जो इसको ना माने उसको मार देना चाहिए, तो ये आदमियतता नहीं है, वो शैतानों का धर्म है जिसमें लोग कहते हैं कि जो हम वो गैंग है, दरअसल धर्म नहीं है। और धर्म तो केवल एक ही है, वो सनातन है। इसके अलावा जितने लोग गैंग बनाकर चल रहे हैं, अगर मेरे गैंग में आ गए तो अच्छा है। जैसे वर्तमान सरकार है कि जितना भी आप भ्रष्टाचार कर लीजिए, अगर उस गैंग में शामिल हो गए तो आपसे बड़ा ईमानदार कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार के ये दो गैंग चल रहे हैं, एक ईसाइयत को फॉलो करता है और एक इस्लाम को करता है। वो दोनों का भी यही है, दोनों के धर्म ग्रंथ में कहता है कि जो हमें ना माने उसको मार देना चाहिए। तो ये क्या है? अभी आप समाज सेवी सह पूर्व प्रत्याशी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र डॉक्टर राकेश दत्त मिश्रा जी को सुन रहे थे। राकेश दत्त मिश्रा जी ने कहा कि अशफाक उल्लाह खां, सीमांत गांधी जैसे नेताओं के जो वंशज हैं उन्हें अपने आप को पहचानना चाहिए। साथ ही उन्होंने बिहार के विकास और वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है उस पर भी उन्होंने अपने राय को रखा है। सर, आपने जो हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार आपका श्यामल जी। बिहार की जनता से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आने वाले चुनाव में दलदल से उभरें। दलदल रहेगा तो खेती नहीं होता, वहाँ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ दिखेगा और कीचड़ के चक्कर में कुछ फूल खिलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत आभार। सत्य श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में अपने को आगे बढ़ाएं। राजनीतिक बात हो या सामाजिक बात हो, एकता को स्थापित करें। अशफाक उल्लाह खां भी अगर देश के लिए लड़े तो उनका भी सम्मान है। और अशफाक उल्लाह खां के जो वंशज हैं वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाहर उनकी क्या मौजूदगी है, क्या वजूद है, वो भी सभी लोग जानते हैं। अतः आप सभी भारतीय बने, भारत के संतान हैं। भारत के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद।